जावेद खान, तुम गलत कर रहे हो। हीर तुम्हारा बचपन का मंग है, तुम उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? बख्तियार खान ने कड़कदार लहजे में पूछा। मैं किसी भी बचपन की मंगनी को नहीं मानता। मैं फरियाल से मोहब्बत करता हूं और शादी भी इसी से करूंगा, जावीर ने सर्द लहजे में कहा। और हीर, बख्तियार खान को दुख हो रहा था। उनकी इकलौती नवासी थी जो माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद इस हवेली में रहती थी, और बचपन में वालिदैन की ख्वाहिश पर दोनों को एक दूसरे के नाम कर दिया गया था। पर आज जावीर ने इस रिश्ते को खत्म कर देने का बोला था। मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हट सकता। दादा जान, अब कल ही मोरे और पिलर के साथ जाएंगे फरियाल के घर मेरा रिश्ता लेकर। वो उन्हें हुक्म दे रहा था और बख्तियार खान का दिल रो रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नवासी को किसके हवाले करेंगे। उन्हें जावीर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो आज पहली बार अपने दादा जान का दिल दुखा गया था। फरियाल से इसकी मुलाकात शहर के एक रेस्तोरां में हुई थी, जहां वो अपनी दोस्तों के हमरा सालगिरह मनाने आई थी। वो छोटी सी खूबसूरत सी लड़की सीधा इसके दिल में घर कर गई थी। जावीर वहां अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए आया था, पर सारा वक्त वो इस बर्थडे गर्ल को देखता रह गया और फिर बना देर किए झट से इसे प्रपोज कर डाला। फरियाल ने इसे मना कर दिया तो जावीर को जिद चढ़ गई। वो सीधा इसके घर पहुंच गया और अपने रिश्ते की बात उसके वालिदैन से की। वो मुतवस्सित तबके के लोग थे और जावीर अपने गांव के साथ 10 और गांव का सरदार। सरदारी तो इसके खून में शामिल थी। उसने तो हमेशा बस हुक्म देना सीखा था। यही वजह थी कि वो फरियाल के घर अपना रिश्ता भी खुद ले गया और उन्हें अच्छा खासा धमका कर आया कि इसके वालिदैन के आते ही फरियाल का रिश्ता चुपचाप इसे दे दिया जाए। वो इस सरदार के डर से इस वक्त तो मान गए। हवेली आते ही इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि उसे फरियाल ही चाहिए। इसके वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, पर जावीर खान किसी के हाथ न आया और अपनी मनमानी करके ही दम लिया। बख्तियार खान, जावीर के वालिदैन जुबैर खान और अलमास खान के साथ फरियाल के घर रिश्ता लेकर गए तो वहां आगे ताला लगा हुआ था। उनके यूं अचानक गायब होने की वजह कोई समझ न पाया। सरदार जावीर ने पूरा इलाका छान मारा, आस पड़ोस से पूछ गुछ की, लेकिन सब ने लाइल्मी जाहिर की। बस हो गई ख्वाहिश पूरी, तुम मनवा ली अपनी जिद। वो लोग तुमसे ताल्लुक जोड़ना ही नहीं चाहते। बख्तियार खान ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी और अपनी चादर को एक कंधे से दूसरे कंधे पर झटक कर गाड़ी की जानिब वापस मुड़ गए। इसके वालिदैन ने भी अफसोस से सरनफी में हिलाया, बहुत गलत किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पाताल में भी छप जाओ, वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। वो अपनी गाड़ी के बोनेट पर दोनों हथेलियां जमा कर नाक के नथने फुलाए हुए बोला था। इस वाकये को 1 माह हो गया था। जावीर ने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन जावीर को वो अभी तक नहीं मिली। इसी दौरान दादा जान ने हीर को शहर के हॉस्टल से वापस गांव बुलवा लिया। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब 1 माह बाद इसके इम्तिहानात थे जो वो शहर जाकर दे सकती थी। इसीलिए बख्तियार खान की ख्वाहिश पर हीर शाह को वापस गांव बुलवा लिया गया। इसके आने से हवेली में रौनक सी हो गई थी। वो चहचहाती कभी उधर घूमती, चहचहाती कभी उधर। वो अपने कमरे में बैठी किताब खोलकर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। बारिश हो और हीर शाह बारिश में ना भीगे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो फौरन बाग में आती बारिश में अटखेलियां करने लगी। जावीर खान, जो जमीनों के केस के सिलसिले में शहर गया हुआ था, आज ही लूटा था और बाग में कमसुन लड़की को देखकर वो ठिठक गया था। कितनी खूबसूरती थी कि जावीर का दिल एकदम धड़का था। यही दिल फरियाल को देखकर भी तो धड़का था, पर उसके लिए अलग एहसासात थे और ये एहसासात कुछ अलग से थे। वो समझ नहीं पाया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो इसके पास आया, मोरनी की तरह नाचती। वो मुड़ी ही थी कि सीधा जावीर के सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनों का तालमेल मिला। एक पिल को जैसे कायनात रुक गई हो। हीर गहरा सांस भरती उसे हुसैन शाहकार मर्द को देख रही थी। अगले ही पिल उसे होश आया तो करंट खाकर पीछे हटी।
अर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। अपनी हालत देखकर इस पर घड़ों पानी गिर गया था, जबकि जावीर की निगाहें इसके जिस्म के बजाय इसके चेहरे के गिर्द घूम रही थीं। वो ये चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। इसके चेहरे पर नाजुक और तीखे बारीक होंठों पर एक साथ 2 तुल ऊपर की तरफ मौजूद थे। उनको देखते जावीर ने एक धड़कन खो दी थी। ये तुल वो पहले भी किसी के देख चुका था। कौन हो तुम? जावीर ने कड़कदार लहजे में इससे पूछा। वो जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई, जबकि जावीर की नजरों ने इसका पीछा किया। जब ये निकाह हुआ था, फरियाल और उसके वालिदैन शहर छोड़कर अपने आबाई गांव चले गए थे। उन्हें अपनी बेटी जालिम सरदार से बचानी थी, जबकि फरियाल को भी इस शख्स से जरा सी भी उनसियत महसूस न हुई। एक खौफ उसके रगों पे में उतर गया था। फरियाल की नजर में वो एक खुद गरज और मतलब परस्त सरदार था, जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत थी, जिसके लिए सिर्फ अपनी फीलिंग्स ही अहमियत रखती थी। वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। गांव में आते ही इसके वालिदैन ने इसके चचा के बेटे शाजिम के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया। वो बहुत ज्यादा अमीर न थे तो गरीब भी न थे, लेकिन गांव में सबसे अच्छा घर उन्हीं का था। छोटे जमींदार थे, जमींदारी करते थे और अच्छा खासा कमाते थे। शाजिम शहर से तालीम हासिल करके गांव आकर बस गया और बाप के साथ जमींदारी करता था। उन्होंने अपने मज़ारे भी रखे थे। वो बहुत हद तक अपनी तालीम की मदद से जमीनों पर अच्छी खासी तवज्जो दे रहा था और बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था। यही वजह थी कि जब फरियाल के माँ बाप ने इसका रिश्ता शाजिम से जोड़ा तो वो फौरन हाँ कर गई, ताकि बस किसी तरह सरदार जावीर से दूर हो सके। और फिर एक दिन सादगी से उनका निकाह कर दिया गया। सादगी से निकाह भी फरियाल की ख्वाहिश पर ही हुआ था। अलबत्ता रुखसती अभी देर से कर दी गई थी, पर फरियाल को इस निकाह से ही काफी तसल्ली हो गई थी कि कम से कम अब जावीर उसका पीछा छोड़ देगा और मुल्क शाजिम इसकी हिफाजत करेगा। और ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित होनी थी, ये तो वक्त ने ही तय करना था। उफ अल्लाह, ये कौन थे? यकीनन जावीर खान थे, पर ये तो शहर गए थे, फिर अचानक कैसे वापस आ गए? हीर तो भी न किस हालत में उनके सामने आ गई। क्या सोचते होंगे वो कि हीर ने अपने सर पर चुटकी लगाई और मुस्कुरा दी। इससे पहली नजर में ही जावीर खान भाग गए थे। वो जिंदगी में तीसरी बार हवेली आई थी और एक बार भी जावीर से मुलाकात नहीं हुई थी। बस बचपन में जब वो 5 साल की थी, माँ बाप के इंतकाल पर नाना के साथ यहाँ आ गई थी। उस वक्त जावीर 12 साल का था और बैरून मुल्क अपने मामू के पास जा रहा था आला तालीम हासिल करने, जबकि हीर को इसके नाना ने गांव से दूर कर दिया। वो ज्यादातर शहर के हॉस्टल में ही पली बड़ी थी। इसे गांव आने की इजाजत कम ही मिलती थी और वजह वो आज तक जान नहीं पाई थी। अब जबकि इस लड़की का कोई आता पत्ता नहीं चल रहा है, मैं चाहता हूं अब तुम्हारा निकाह हीर से कर दिया जाए। दादा जान की बात सुनते जावीर के होंठ भीग गए। वो पाताल में भी छप जाए, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जावीर को गुस्सा आने लगा। एक बात बताओ जावीर, तुम इस गांव के सरदार हो, इस गांव समेत 10 गांव के तुम सरदार हो, तुमको सारे फैसले करने होते हैं। बजाय अपना फर्ज निभाने के तुम पिछले 2 माह से इस कमसुन लड़की के पीछे खार हो रहे हो। दादा जान, वो लड़की मेरी जिद है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। एक सरदार हूं, खान होकर एक लड़की से हार जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो जो हीर तुम्हारे नाम पर बैठी है इसका किया। हम इससे तुम्हारा निकाह करवाना चाहते हैं। बेहतर है तुम अपनी मंग से निकाह करो और अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। बख्तियार खान ने नागवार चेहरे के साथ पोते को समझाया तो उसके चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ। दादा जान, एक बात तो तय, फरियाल जब भी मिली इससे निकाह करूंगा। अगर इसके बावजूद आपको अपनी नवासी मुझे सौंपनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं निकाह के लिए तैयार हूं। वो भी नईले पे धुला खेल गया। क्या मतलब? तुम 2 निकाह करोगे? वो माथे पर बिल डालकर पूछने लगे। खान हूं, सरदार हूं,
10 गांव का सरदार हूं तो 2 निकाह कर लूंगा तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। वो अपनी मूंछों को ताब देता फखर से बोला था। एक पिल को बख्तियार खान तो चुप ही होकर रह गए। फिर अगले पिल वो उठ खड़े हुए। ठीक है, हमको जबान दो, 2 दिन बाद हम तुम्हारा निकाह हीर से करवाएंगे, और अगर तुम 6 माह तक इस लड़की को ढूंढ लिया तो इससे निकाह करके ले आना, लेकिन अगर ना ढूंढ सके तो हीर को रुखसत करना होगा और इस लड़की को भूलना होगा। बोलो, मंजूर है। इस बार दादा जान के अल्फाज ने जाबीर को हिलाकर रख दिया था। 6 माह मतलब 6 माह के बाद उसे फरियाल को छोड़ना होगा अगर वो उन 6 माह में ना ढूंढ सका। इसे जबान दीनी थी और खान जबान के लिए जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। मुझे मंजूर है। ना जाने किस सोच के तहत उसने जबान दे दी। तो ठीक है, हम 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह हीर से करवाएंगे। यूं सारी बात एक दादा और पोते में तय हो गई। हवेली के मकीनों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। हीर को तो ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा था। अचानक से इसका निकाह, जबकि अभी अगले माह उसके फाइनल इम्तिहानात थे, और ऐसे में ये निकाह उसे परेशान कर रहा था। पर नाना जान के सामने बोलने की हिम्मत इसमें नहीं थी। वो उनकी दिल से इज्जत करती थी। अचानक हवेली के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी थीं। इनमें से जावेद शाह अपनी छड़ी उठाते, जमीन पर मारते, अपनी चादर को कंधे पर जोर से झटकुते खान हवेली के अंदर दाखिल हुए। बख्तियार खान, कहाँ हो? सामने आओ। अचानक ही सब हवेली के सहन में इकट्ठे हो गए। क्यों चला रहे हो? ये शाह हवेली नहीं, खान हवेली है। आवाज नीची रख कर बात करो। बख्तियार खान की आवाज भी काफी ऊंची थी। कहाँ है हमारी पौशा? इसको सामने लेकर आओ। देखता हूं कैसे मेरी इजाजत के बगैर निकाह करते हो तुम इसका। जावेद शाह की ललकार पर एक पिल को हवेली में सन्नाटा छा गया। पर निकाह तो हो गया। अचानक से एक तरफ से जाबीर खान अपनी पूरी शान और शौकत से सामने आया तो सब आने वालों को एक पिल को सौंप सुन गया। क्या बकवास कर रहे हो? जावेद शाह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें तो यही इत्तला मिली थी कि आज निकाह है, तो फिर निकाह पहले कब हो गया? आवाज और लहजा बराए मेहरबानी अल्फाज के काबू में रखें। उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना सरदार जाबीर खान अपने सामने इतनी ऊंची आवाज में चलाने वाले की जबान खींच लेता है। जाबीर गुस्सा जब्त करते सर्द लहजे में जावेद शाह ने बेबसी से देखा। मेरी पोती को लेकर आओ। वो हमारा खून है और शाह खानदान की बेटियां बाहर नहीं ब्याही जाती। कौन सी पोती? जिसको तुम 5 साल की उम्र में अपनी हवेली से मनहूस कहकर निकाल चुके हो। आज किस हैसियत से तुम इस पर हक जताने आए हो? वो सिर्फ हमारी नवासी है, समझे तुम? बख्तियार खान भी अपनी छड़ी हिलाते नाराज लहजे में बोले। 1 मिनट, ना वो अब आपकी नवासी है ना उनकी पोती। वो सरदार जाबीर खान की बीवी है इसके निकाह में। इसीलिए कोई भी अब इस पर हक ना ही जिताए तो बेहतर होगा। अचानक से जाबीर के अंदर की गैरत जाग सी गई। कल ही इसका निकाह हुआ था और जिससे निकाह हुआ इस पर आज सभी हक जताने पहुंच गए, जबकि अब तक इसने अपना हक नहीं लिया था, तो वो किसी और को क्या हक जताने देता। कुछ पिल तवक्कुफ के बाद जावेद शाह गहरा मुस्कुराया। बहुत मान है ना तुम्हें कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हारे निकाह में तो हम भी जबान देते हैं। वो एक दिन खुद चलकर हमारे पास आएगी और तुमसे अलग होगी। हमारा वदा है तुमसे। वो अपनी चादर को झाड़ते बोले। तो मैं भी कसम खाता हूं, इस दिन हीर खान को इस हवेली की जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन हवेली से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। जाबीर की ललकार इतनी ऊंची थी कि अंदर बैठी ख्वातीन और खाने में मौजूद औरतों ने भी सुनी थी। हीर का तो सांस ही अटक गया था। का वो इतना जुनूनी खान था? शाह हवेली वाले जा चुके थे। ये बख्तियार खान की मंसूबाबंदी थी। उन्होंने 2 दिन बाद निकाह करने का ऐलान किया था, जबकि निकाह उन्होंने 1 दिन पहले ही कर दिया था। वो जानते थे कि शाह हवेली वाले जरूर यहां पर आकर शोर शराबा करेंगे, और उससे पहले कि उन्होंने हीर शाह को हीर खान बना दिया। आज उनका पोता जिस तरह बोला, उनका सीना फख्र से मजीद तन गया। वो आज जाबीर के लिए बहुत खुश थे, जो वाकई एक खान कहलाने के लायक था। क्या हुआ?
अब ठीक है फरियाल। वो बावर्ची खाने में खड़ा पानी पी रहा था कि अचानक फरियाल गहरा सांस भरती अंदर दाखिल हुई और शाजिम के हाथ से पानी का गिलास लेते इसे अपने मुंह से लगा लिया। रात के 2 बज रहे थे। शाजिम अक्सर जमीनों की वजह से घर देर से आता था और जब भी आता बावर्ची खाने में आकर अपने लिए खुद ही खाना गर्म करके खा लिया करता था। कभी माँ या बहन को तंग नहीं किया था। अभी वो खाना खाकर पानी पी रहा था कि अचानक ही फरियाल वहां आ गई। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। अब ठीक है फरियाल। वो नाजुक सी लड़की शाजिम का दिल धड़काए जा रही थी। जी ठीक हूं। वो शायद बुरा ख्वाब देखा। फरियाल अपना माथा मसलते हुए बोली, दुरूद शरीफ, 4 कुल और आयत अल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम कर लिया करे। अल्लाह अपनी पनाह में ले लेगा। उसने बहुत आराम और नरम से लहजे में समझाया था। जी अब रोज रात को इसी वक्त आते हैं। वो अपनी जगह से उठते पूछने लगी, हम फी अलहाल तो यही वक्त, बाद में बदल लूंगा। वो मानी खेज बात बहुत सादगी से कह गया। बाद में मतलब कब? वो बेचारी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार गई। जब अब दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आ जाएंगी फिर जल्दी आ जाया करूंगा। वो उसके पास होता आहिस्ता सरगोशी में बोला तो फरियाल के गाल शर्मा गए और वो बना मजीद कोई सवाल किए वहां से तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि शाजिम के चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। क्या बात कर रहे हो यार, 6 माह का कहा था, अभी तो 1 माह हुआ है। हम तुम्हें हीर का रुखसती इतनी जल्दी नहीं दे सकता, बख्तियार खान ने मुंह बनाते कहा। लेकिन मुझे चाहिए। वो जावीर भी जोर देते हुए बोला, फिर तुम इस लड़की को ढूंढने का इरादा तर्क कर दो। हम सोचते हैं इस बारे में दादा जान। इसके लिए 6 माह की जबान हुई है। और रही हीर की बात तो वो अब मेरे निकाह में है और सारी जिंदगी अब मेरे निकाह में ही रहेगी। चाहे फरियाल मिले या ना मिले, हीर खान को आजादी नहीं मिल सकती। दरवाजे के पास खड़ी हीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो तो दादा जान से अपने इम्तिहानात की बात करने आई थी कि उसे 15 दिन के लिए शहर जाना है इम्तिहानात देने के लिए। अंदर से आती आवाजों को सुनकर बुरी तरह कांप गई। वो तो इस 1 माह में जावीर खान के लिए बेइंतहा ख्वाब सजा चुकी थी। वो ख्वाब जिनकी कोई ताबीर नहीं थी। वो शख्स जिसे इसने निकाह करके अपने दिल की गुद्दी पर बिठाया, वो तो किसी और की जुल्फ का असीर निकला। एक आंसू गाल पर गिरा। वो खामोशी से उन्हीं कदमों पर वापस लौट गई। अपने कमरे में आते वो बुरी तरह रो दी। तो ये थी उसकी कदर, इसकी अहमियत। जैसे वो कोई भेड़ बिक्री हो और जावीर खान ने निकाह करके उसे खरीद लिया हो और कुछ दिन बाद एक और भेड़ बिक्री ले आएगा और उसके साथ दिल बहलाएगा। नहीं, हीर खान इतनी सस्ती नहीं कि इस मगरूर और अक्कड़ सरदार को ऐसे ही मिल जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। नाना जान से इजाजत लेते हुए वो कल शहर जा रही थी, लेकिन इसे इजाजत इसी सूरत मिली थी कि अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगी बल्कि शहर के बड़े बंगले में जावीर खान के साथ रहेगी। इसकी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद थे। हीर लब भींच कर रह गई, लेकिन अगर इनकार करती तो उसे पता था कि उसे इम्तिहानात देने की इजाजत ही ना मिलती। इसीलिए खामोशी से इस पत्थर दिल सरदार के साथ शहर के लिए रख्त सफर बांधा। रास्ते पर खामोशी की दीवार ही छाई रही। वो मुकम्मल खुद को ढांपे हुए थी। जब वो गाड़ी में निकले तो आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी उनके साथ थीं। जावीर के लिए ये लड़की एक सानवी हैसियत रखती थी। पहली बार उसके खूबसूरत रूप पर जो निगाह पड़ी वो आज तक भुला नहीं पाया था, लेकिन इसे सिर्फ कशिश समझकर दिमाग से झटक चुका था। पर ये उसकी खाम ख्याली थी। निकाह की ताकत का उसे अभी तक सही तरीके से अंदाजा नहीं हुआ था। और शायद ये 15 दिन अल्लाह ने इसके लिए खास बनाए थे जिसमें वो अपने जज्बात को समझ सके। वो गांव की हुदूद से निकल आए थे। अब शहर और गांव को मिलाने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी रवां थी कि अचानक जावीर को लगा कुछ अनजानी गाड़ियां भी इसके पीछे। वो चौकस हुआ। सीट के नीचे हो जाओ। वो पीछे देखता अपनी बंदूक डैशबोर्ड से निकालकर उसे लूट करने लगा। क्यों, क्या हुआ? वो घबरा कर अपना निकाब उतार गई। तुम्हें जितना कहा है
इतना करो और चेहरा डेंपो। अब की बार वो थोड़ा गुस्से के अंदाज में बोला कि अगले ही पिल फायरिंग शुरू हो गई। कोई भी गोली जावीर खान की गाड़ी की तरफ नहीं बढ़ रही थी। इसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां और गार्ड्स उसे मुकम्मल घेरे में थे, लेकिन ये अचानक हमला हो जाएगा जावीर खान को अंदाजा नहीं था, और यकीनन ये शाह खानदान वालों का ही किया धुरा था। एक गाड़ी बिल्कुल उनकी गाड़ी के साथ आ पहुंची। इसमें बैठा असफ शाह का निशाना जावीर खान था। आहिर अंदाजा करना मुश्किल था। वो गोली चला गया, लेकिन इससे पहले ही जावीर गाड़ी की रफ्तार एकदम सुस्त कर गया। गोली ने उन्हें बिल्कुल भी न छुआ। अब बदले में जावीर उसका निशाना लेने लगा, जबकि एक हाथ से इसने स्टीयरिंग संभाले हुए गोली सीधा उसके बाजू पर जा लगी। हीर की चीख बुलंद हुई, मुंह बंद रखो अपना। इसके दिमाग पर गोली नहीं मारी जो शोर मचा रही हो। जावीर को इसका यूं चीखना सख्त नागवार गुजरा। जब उसने फायर किया तब ये बिल्कुल चुप थी, और जावीर की गोली से वो जख्मी हुआ तो चीखने लगी। अब की गोली इस्फांत लाला को लगी है। वो आंखों में आंसू लिए बोली, जबकि इसके इन अल्फाज से जावीर ने हैरत और गुस्से से इसे देखा। वो उनको कैसे जानती थी? वो इस्फांत को गोली लगते ही सब वहां से कदम पीछे हटा गए। अब मुकम्मल खामोशी का राज था। सिक्योरिटी गाड़ियां अभी भी चौकस थीं। शहर के बंगले में पहुंचे तो रात हो गई थी। वो गाड़ी से उतरता इसकी कलाई सख्ती से थामे, अंदर की जानिब बढ़ता इसे बिस्तर पर पटक गया। कैसे जानती हो इस्फांत शाह को? निकाब इसके चेहरे से हट गया। जावीर के सवाल पर उसने होंठ भयंचे, कुछ पूछ रहा हूं जवाब दो। वो मेरे चचा के बेटे इस्फांत शाह है। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? मतलब उसकी गोली का निशाना तुम नहीं में था? वो माथे पर बिल डाले पूछ रहा था। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं। वो तो मुझे गोली मार ही नहीं सकते। हीर के लहजे में एक यकीन था, जबकि जावीर को पक्का यकीन था कि इस्फांत की गोली का निशाना हीर ही थी। कहाँ मिली हो उन सब से? इसे बालों से जकड़े चलाया। छोड़ी मुझे। अगर आपने मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती की, मारा पीटा तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वो निडर अंदाज में बोली तो जावीर का कहकहा गूंजा। तुम सरदार जावीर खान के खिलाफ शिकायत लिखवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वो तंज करते हुए बोला। पढ़ी लिखी हूं सरदार जावीर खान, अपने हुकूक पहचानती हूं अच्छे से, उन पढ़ नहीं हूं। वो गुस्से से बोली। फिर वो मानी खेजी से कहता उसकी जानिब बढ़ा। अब पागल हो गए हैं? हमारी अभी रुखसती नहीं हुई। वो हकलाते हुए बोली, इसे रुखसती ही समझो। जब निकाह शुदा जोड़ा खलवत में एक दूसरे के पास होता है तो वो रुखसती ही कहलाती है। और अब तुम मेरी मनकूहा नहीं बीवी हो, अब गलत है। सरदार जावीर खान, मैं मनकूहा ही रहूंगी। बीवी तो फरियाल होगी, जिसको अब बहुत जल्द ढूंढ कर हवेली लाने वाले हैं। वो भी तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही थी। जावीर तो इसकी हिम्मत पर ही दंग रह गया था। इसे तो लगा था इस लड़की के मुंह में जबान ही नहीं, जबकि यहां तो जबान भी थी और आंखें भी दिखाई जा रही थीं। ओ, तो तुम्हें पता चल गया? चलो अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल गया। अब अपनी हद में रहना। मेरे सामने ना आवाज ऊंची और ना ही आंखें। इसके करीब होता दांत पीसते हुए बोला। गलत फहमी है अब की। मैं गांव की कोई अनपढ़ जाहिल गनवार लड़की नहीं हूं जिसे अपने हक के लिए लड़ना ना आता हो। आप ये बात समझ ले सरदार जावीर खान, अगर आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी दावेदार बनकर रहूंगी। जिसे लेकर आएंगे ना और बीवी का दर्जा देंगे, हुक्म भी इसी पर चलाइएगा। आमने सामने आंखों में आंखें डालकर जवाब देती वो इस वक्त जावीर खान को सख्त गुस्सा दिला रही थी। सारे गांव वाले इससे डरते थे, इससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। और एक ये थी जिससे निकाह किया, वो भी दादा जान की ख्वाहिश पे, वही उसके सर पर चढ़कर नाच रही थी। जावीर दरवाजे की जानिब बढ़ा और इसे ताला लगा दिया। ये क्या कर रहे हैं? अब वो एकदम बौखला गई। इतना तो वो भी जानती थी कि ये सरदार सन की बंदा है, सर पैरा बंदा है,
इससे पिंगा लेने का मतलब था अपने साथ ही जुल्म करना, और वो ये जुल्म कर चुकी थी। वो तो जब आएगी सो आएगी ना। पहली बीवी तो तुम हो ना। पागल हो गए हैं? खबरदार जो मेरे करीब आए। दादा जान ने बहुत एतबार करके मुझे आपके साथ भेजा है। आप मेरे साथ मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसे उठते देख पीछे बिस्तर पर धक्का दे गया। वो इस पल को पछताने लगी जब इसने इस शख्स से पिंगा लिया था। प्लीज मत करें। नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई हक। मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। एक वहशी इंसान हैं आप। मुझे तलाक। वो एक बार फिर उसे अपने अल्फाज से सख्त गुस्सा दिला गई। जावीर का दिमाग पिल में गर्म हुआ। बोलो, क्या चाहिए मुझसे? फिर से बोलो। वो दबा दबा गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन इस बार हीर खामोश ही रही। इस गुस्सा वाले शख्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जितना बोल रही थी वो इतना ही वहशी हो रहा था, इसीलिए चुप रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन वो इतना ही इसके साथ बदतमीज हो रहा था। वो होना नहीं चाहता था, लेकिन इसका तलाक मांगना जावीर की अना पर कारी वार कर गया था। वो सरदार के निकाह में होते कितने धड़ल्ले से इससे तलाक मांग रही थी। बल्कि न सिर्फ ये, वो शाह खानदान से भी वाकिफियत रखती थी, जो कि एक तशवीश की बात थी। अब इसे समझ आ रही थी कि जावेद शाह ने इतनी यकीन से क्यों कहा था कि एक दिन हीर खुद उनके पास चली जाएगी। उनके आपस में पहले से राब्ते थे। वो कड़ी से कड़ी जोड़ता जा रहा था, और यह वक्त था कि इस चिड़िया के पर काट देता ताकि वो उड़ ही ना सके। गुस्से और जुनून में वो इसके करीब आया था। इसकी आंखों और उसकी सिसकियों में वो सब कुछ भुलाता चला गया। भूल गया कोई फरियाल नामी लड़की से वो मोहब्बत का दावा करता रहा था, और मोहब्बत में वफा पहली शर्त है। जिससे मोहब्बत हो, इसके ही होकर रहो। अगर फरियाल इसकी मोहब्बत थी तो इसको इसी का होना चाहिए था। अपना आप इसके लिए संभाल कर रखना चाहिए था। जबकि हीर बिल्कुल खामोश हो गई थी, सिवाय खामोश आंसुओं के। अब वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी। मैं सोच रहा हूं अब फरियाल की रुखसती कर देते हैं। नोमान साहब ने बीवी से राय ली। वो सब एक ही हवेली में रहते थे। अलग अलग पोर्शन थे, लेकिन बावर्ची खाना एक था। और ये शाजिम के वालिद मुल्क अजमल की ख्वाहिश थी कि बावर्ची खाना अलग ना हो, क्योंकि बावर्ची खाना एक होने का मतलब था प्यार और मोहब्बत। वो उसे किसी सूरत कम नहीं होने देना चाहते थे। और फिर बाहमी रजामंदी से एक हफ्ते के बाद की रुखसती की तारीख तय कर ली गई। आने वाले बुरे वक्त से बेखबर वो सब अपनी अपनी खुशियों में जी रहे थे। सुबह मामूल के मुताबिक वो उठी। जावीर कमरे में नहीं था। वो रात को ही कमरे से चला गया था। हीर ने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। इसे नहीं पता था ये जावीर खान इससे क्या चाहता है। वो तड़प ही गई थी। वो उसे मुआफ करने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन फी अलहाल उसे इम्तिहानात की फिक्र करनी थी, जिसके लिए वो यहां आई थी। इम्तिहानात के वक्त का जावीर को पता था। वो वक्त से कुछ देर पहले खान विला आया था। काफी थका हुआ लग रहा था। सोफे की पुश्त पर गर्दन गिराते वो आंखें मूंद गया, जैसे कोई बहुत भारी बोझ इसके कंधों पर आ गया हो, और वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मेरा आज इम्तिहान है। ड्राइवर के साथ जाना है या अब जाएंगे? वो नर्म आवाज में इससे पूछ रही थी। इसकी आवाज सुनता वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। लेमन रंग की सादा सी कमीज और लान के पाजामे में वो बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। सर पर दोपट्टा लिए वो नजरें झुकाए, माथे पर बिल डाले खड़ी जमीन को घोर रही थी। जावीर को देखना भी गवारा नहीं समझा। अब आइए पहन के आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अपने असली अंदाज में बोलता हुआ उठा था। वो खामोशी से इसके हुक्म की तामील करते, अबाए पहनते बाहर आई थी। अपनी जरूरी चीजें भी साथ ले आई थी। इसकी गाड़ी में बैठते ही जावीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते पर दोनों के बीच खामोशी की दीवार कायम रही। उसने इम्तिहानात के मरकज के बाहर गाड़ी रोकी। जब इम्तिहान हो जाएगा तो यहीं आना, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो उसे बना देखे हुक्म लगा रहा था।
वो खामोशी से उतरकर हुक्म उदूली करके इसके अंदर के वहशी इंसान को नहीं जगा सकती थी, ना बर्दाश्त कर सकती थी। तकरीबन इसका रोज का यही मामूल हो गया था। जिस दिन इसका इम्तिहान होता, इसी खामोशी के साथ वो लेकर जाता और फिर वहीं खड़े होकर इंतजार करता, और जिस दिन इम्तिहान ना होता वो खान विला में ही सारा दिन बंद रहती, जबकि जावीर आता ही ना था। इसे हॉस्टल के दिन याद आते जब वो कम से कम दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए बाजार तो चली जाया करती थी। यहां तो बस इस सरफिरे सरदार की कैद में कैदी होकर रह गई थी। पर शुक्र था कि इस रात के बाद जावीर उसके करीब नहीं आया था, बल्कि वो बहुत कम खान विला आता था, शायद सिर्फ रात को सोने के लिए। उसने हीर से बात करना बंद कर दिया था। हीर ही थी जो इससे जरूरत की बात कर लेती, वरना वो बिल्कुल चुप हो गया था। पर हीर ने भी परवाह नहीं की। आज हीर का आखिरी इम्तिहान था। वो इम्तिहान देकर बाहर आई तो जावीर की गाड़ी कहीं नहीं थी। वो सख्त परेशान हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा वो यहीं होता था, इसके साथ साए की तरह, और यही वजह थी कि वो अपना फोन भी साथ नहीं लाती थी। उसे जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। पर आज उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और जावीर खान का कहीं कुछ पता नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ी कब से सब तरफ देख रही थी। बेटा, फोन करके घर से किसी को बुला लो, अब तो सभी जा चुके हैं, गार्ड अंकल ने इसे देखते नरमी से कहा था, जबकि वो ध्यान रखे हुए थे। इस लड़की को रोज एक बड़ी गाड़ी वाला छोड़ने आता था और यहीं खड़े होकर इसका इंतजार करता था। आज वो न जाने क्यों जल्दी चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा था। मुझे फोन नंबर याद नहीं अंकल, वो नम लहजे में बोली। बेटा, यूं कब तक खड़ी रहोगी? अब तो अंधेरा होने वाला है, वो फिक्रमंद होते बोले तो वो गहरा सांस भर गई। डर तो उसे खुद को भी लग रहा था, लेकिन क्या करती? कोई टैक्सी करवा कर जाती। पर आजकल कोई भरोसे के लायक ही कहाँ था, और फिर सरदार साहिब की शान में ये गुस्ताखी मानी जाती, और फिर सजा के तौर पर वो अपनी जानलेवा कुर्बत से नवाजते। हीर ने वो रात याद करते बेइख्तियार कपकपी सी ली थी। अचानक बादल जोर से गिरजे। या अल्लाह खैर, वो अब सख्त डरी थी। बेटा, घर का पता है, यहां से थोड़ी दूर बस स्टॉप है, वहां से घर चली जाओ। यहां ज्यादा देर खड़ी रहना मुनासिब नहीं। अर्द गर्द अच्छे बुरे सब लोग थे और कुछ तो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो उनकी बात मानती, उनके बताए रास्ते पर चलने लगी। वो रही तो शहर में थी, पर कभी अकेले बाहर नहीं निकली थी। आज अकेले बस का सफर करते भी इसके हवास खता हो रहे थे। अभी वो बस स्टॉप पर नहीं पहुंची थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वो खुद को बचाते एक सायादार जगह के नीचे जा खड़ी हुई। इसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज यही बारिश उसे सख्त बुरी लग रही थी। इसी बारिश में ही तो वो शख्स उससे टकराया था। अभी उसे खड़े थोड़ी देर हुई थी कि बारिश ने तूफानी रुख इख्तियार कर लिया। वो साइबान के नीचे अकेली खड़ी, अब डांसेस और खौफ से कांपती भीग रही थी। आंखों में ढेरों आंसू बा निकले थे। आई हेट यू जावीर खान, आई हेट यू। वो दिल ही दिल में इस जालिम को याद करती बिलक उठी थी। अरे बीबी, आ जाओ, हम छोड़ देते हैं। एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी थी। इसमें 2 लड़के थे। वो शरीफ लग रहे थे, लेकिन इस दौर में चेहरे से भी शरीफ लगने वाले कहाँ शरीफ होते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। वो अपना रुख फेर गई। अरे बीबी, क्यों खुद पर जुल्म कर रही हो? आ जाओ। इनमें से एक ने नीचे उतरते हीर को सर से पीर तक जांचा। वो आज नीले अबाई में थी। अच्छा खासा खुला अबाये था, इसमें इसका सारा जिस्म छुपा हुआ था। लेकिन सामने वाले की एक्सरे करती आंखें हीर को अपने जिस्म के पार होती महसूस हुई। चुल्लू आओ, नखरा मत करो। इसकी कलाई थाम गया तो हीर ने जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया, जिस पर वो बुलबुला कर रह गया। खबरदार, जो मुझे छुआ तो दफ हो जाओ यहां से। नहीं चाहिए कोई मदद तुम्हारी, वो गुस्से से बोली, लेकिन लहजा बुरी तरह से कांप रहा था। ये ऐसे नहीं सुनेगी। डाल उसे गाड़ी में, ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने तेजी से कहा। उनकी बात सुनते ही हीर ने पास खड़े लड़के को जोर से धक्का दिया और वहां से भागी।
तेज बरसती बारिश में जावीर खान की इज्जत सड़कों पर भाग रही थी। और ऐसा क्यों ना होता जब जावीर खान दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दांव पर लगाने चला था, तो अपनी इज्जत कैसे महफूज रह सकती थी? हमेशा यही तो होता आया है। मर्द का क्या औरत को चुकाना पड़ता है? क्या आज भी एक मर्द के किए की सजा एक औरत चुकाएगी? जावीर यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी में बैठा हीर के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि अचानक इसके मोबाइल पर इसके खास आदमी का फोन आया कि फरियाल का पता चल गया। इसे एक लड़की और लड़के के साथ माल में देखा गया है। जावीर ने इसे फरियाल का पीछा करने को कहा और खुद उसकी बताई गई जगह का पीछा करने लगा और जल्दी उनका पीछा करता उनके गांव पहुंच गया। जैसे ही फरियाल इस लड़के और लड़की के साथ गाड़ी से उतरी, अपने सामने जावीर को देखकर वो बुरी तरह से सहमी गई। होंठों से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। बेइख्तियार साथ खड़े शख्स की कलाई को वो थाम गई, जिसे जावीर ने बखूबी नोट किया। तुम्हें क्या लगा? तुम मुझे धोखा देकर मुझसे छपकर यहां आ जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो सिगरेट सिलगाता इसका धुआं हुआ में छोड़ता गुस्से से बोला, कौन है अब और किस लहजे में अब मेरी बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं? शाजिम की मुदाखलत जावीर को सख्त नागवार गुजरी, लेकिन इसका बीवी कहना जावीर को अंगारों पर घसीट गया। बीवी मतलब तुमने शादी कर ली? चलो फिर इस सर फिरे मोहब्बत का यही अंजाम करते हैं। हर किस्सा ही तमाम करते हैं। वो अपनी बंदूक निकाले इस पर तान गया। जावीर खान, तुम शाजिम पर गोली नहीं चला सकते। वो एकदम शाजिम के आगे आ खड़ी हुई। 2 दिन बाद उनकी रुखसती थी और आज वो छोटी बहन की जिद करने पर शहर शाजिम के साथ इसे लेकर माल गई थी, पर उसे नहीं पता था कि जावीर अभी भी इसकी तलाश में था और इस तक पहुंच जाएगा, वरना वो कभी इतना बड़ा रिस्क ना लेती। गोली तो तुम दोनों पर ही चिल्लाऊंगा। जावीर ने सिगरेट को जूतों के नीचे मसलते हुए गिन को उनलाक किया पागलपिन है। फरियाल, हटो आगे से, मुझे बात करने दो। वो ऐसे कैसे? अभी शाजिम के अल्फाज उसके मुंह में थे कि जावीर की गिन से गोली निकली और शाजिम के कंधे में पैवस्त हो गई। एक पिल को सन्नाटा छा गया। फरियाल ने बेयकीनी से शाजिम को देखा, जिसे पतलाई हुई नजरों से देखता बिल्कुल खामोश हो गया। शाजिम। फरियाल को लगा उसकी सांसें रुक रही है। शाजिम बाजू को पकड़े नीचे बैठता चला गया। आह! इसकी दर्दनाक चीख उभरी। जावीर अपनी गिन और हाथों को देखता बेयकीनी से शाजिम को तड़पता देख रहा था। गोली की आवाज सुनते सभी वहां इकट्ठे हो गए। शाजिम, मेरे बच्चे, मुल्क अजमल बेटे के पास जाते घुटनों के बिल बैठे। सभी अश्कबार हुए। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि शाजिम को यूं गोली लग सकती है। तुम क्या चाहते हो अब? क्यों पीछा नहीं छोड़ देते? फरियाल शाजिम का सर अपनी गोद में धरे हुए चलाई। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना? जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी ना, इस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, तुम भी यूं ही अपनों को तड़पते देखो। फरियाल रोते हुए इसे बद्दुआएं दे रही थी, जबकि इसके वालिदैन शाजिम को गाड़ी में डालते फौरन शहर की जानिब बढ़े थे। वो सब जा चुके थे, जबकि जावीर वहीं खड़ा पत्थर का बना रह गया। किसी ने पुलिस को बुलाने की जहमत नहीं की थी। वो सरदार था, पलक झपकते बाहर निकल आता। इसे कौन सी जेल कैद कर सकती थी? जेल तो सिर्फ गरीब लोगों के मुकद्दर में होती है। अमीरों के लिए तो वो कुछ भी नहीं। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना? जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी, इस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, तुम भी यूं ही अपने को तड़पते देखो। इसके अल्फाज याद करता एकदम वो बुरी तरह चौंका। शाम के साए गहरे हो रहे थे। आसमान पर बादलों की गरज शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी। किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी। हीर, वो मेरी हीर। जावीर पागलों की तरह गाड़ी में बैठता फौरन गाड़ी को शहर की जानिब मोड़ गया। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहां हीर को ना पाकर वो पागल हुआ था।
तेज बरसती बारिश में इसे पागलों की तरह हर गेट पर ढूंढ रहा था और फिर इसी गार्ड से मुलाकात हुई। उसने ही जावीर को सब बताया और फिर वो जावीर जैसे ही हीर के पास पहुंचा, इसकी सांसें इसके हल्क में अटक गई थीं। वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर रही थी कि जावीर ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसके बदन में बुखार और डांसेस दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। जावीर को याद आया वो इस वक्त भी कितनी भीगी हुई थी जब वो पहली बार उसके सीने से टकराई थी। इस लम्हे इसने इसे सिर्फ एक कशिश समझा था, मगर आज उसकी हालत देखकर इसका दिल सीने में जोर से धड़का था। उसने इसके चेहरे से बाल हटाए तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे जो बारिश के कतरों में छप गए थे। वो उसे फौरन गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। अपनी कार की सीट पर वो थकी हुई बेसुध पड़ी थी। जावीर ने इसको प्यार से थपथपाया। जैसे ही वो घर पहुंचा, वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले आया। उसने नौकरों को बुलाया और फौरन हीर का बुखार चेक करवाया। हीर को तेज बुखार था। जावीर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने हीर को चेक किया और इसे दवाई दी। जब हीर की आंख खिली तो उसने खुद को नर्म और गर्म बिस्तर पर पाया। इसके साथ ही उसे जावीर बैठा दिखाई दिया, वो जैसे ख्वाब देख रही हो। इसे लग रहा था कि यह सब एक बुरा ख्वाब था, लेकिन हकीकत यह थी कि जावीर अब इसका शौहर था और वो इससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जावीर ने इसे देखा और फौरन उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। जावीर की आंखों में हीर के लिए इज्जत, मोहब्बत और प्यार का एहसास था। वो कुछ नहीं बोला, बस हीर का हाथ थाम कर वहीं बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद हीर बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो अपने इम्तिहानात दे सकती थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इसने फैसला किया कि वो जावीर के साथ रहेगी। इन दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन जावीर के दादा और उसके वालिदैन हवेली से बाहर गए थे और उन्हें पता चला कि हीर की शादी जावीर के साथ हो गई है, तो उन सब को बहुत खुशी हुई। जावीर और हीर ने मिलकर एक फाउंडेशन भी बनाई जिसमें उन्होंने गरीब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और एक घर भी बनवाया जहां यतीम लड़कियां रह सकती थीं और अपनी तालीम जारी रख सकती थीं। शाजिम पर जब गोली चलाई गई तो वो अस्पताल में दाखिल था। जावीर को इस दिन का पछतावा था। उसने शाजिम से मुलाकात की। उसने शाजिम को बताया कि वो भी अपनी जिंदगी में एक गलत फैसले की वजह से अपनी मोहब्बत से दूर हुआ था। शाजिम ने इसकी बात सुनकर उसे मुआफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जावीर का दिल साफ है। फरियाल ने भी जावीर को मुआफ कर दिया। जावीर की जिंदगी में बहुत तब्दीली आ चुकी थी और हीर ने इसकी जिंदगी में रोशनी भर दी थी। उनकी मोहब्बत की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई थी।